आप लक्ष्य का रिवीजन कर लेते हैं। आज बेटा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था, बट मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े, आप सब ने बहुत प्यार से लेक्चर अटेंड किया था। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो oogenesis के कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट में कंक्लूड किए थे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंक्लूड कर देती हूँ। और वो पॉइंट्स तो एक तो oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस हमने जो पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा कि oogenesis जो है हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशिएट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। oogenesis एक डिसकंटिन्यूस रुक रुक के चलता है, अरेस्ट होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। oogenesis जो होती है स्टॉप हो जाती है मेनोपॉज में, बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ओल्ड एज में भी कंटिन्यूड होती है। oogenesis में जो रिडक्शनल डिविजन्स होते हैं, अच्छा वो तो अब आपको बताइए, वो तो क्वेश्चन में हमने किया था। oogenesis में आप देखते हो बेटा कोई डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट नहीं होता, लेकिन डिफरेंशिएशन होता है आपका स्पर्मेटिड का इनटू स्पर्म इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो ये कुछ बेटा आपने डिफरेंसेस पढ़े oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। एक और डिफरेंस आपने ये पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और 4 स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है और एक ही ओवम बनता है। और oogenesis में अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। एक चीज़ और क्या याद रखनी है बेटा कि जो आपकी सेकेंडरी oocyte थी, ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को पसंद भी आया था, मैंने कमेंट्स रीड करे हैं सब बोलूँ तो। ये आपने जो सेकेंडरी oocyte था अपना, जो मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्टेड था, इसका अरेस्ट रिलीज होता है अपॉन कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म इसको छूता है। लेकिन अब स्पर्म इसको जब छुएगा ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब स्पर्म इसको छुएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहले इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी ताकि एक ओवम बन जाए लार्ज और छोटा सेकेंड पोलर बॉडी। इस ओवम के साथ में स्पर्म फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। फिर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, 28 दिन में रिपीट होता है यूजुअली इन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि मंकीज, जैसे कि एप्स, है ना। और नॉन प्राइमेट होते हैं ना, उनमें हीट पीरियड चलता है, उसे ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। उसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी में होता है उसे मीनार्क बोलते हैं, और जो मेनोपॉज होता है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, दैट इज अराउंड द एज ऑफ 45 to 50। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह पे मेन चेंजेस चल रहे होते हैं, एक ओवरी में और एक यूट्रस में। ओवरी में जो चेंजेस चल रहे होते हैं उसे ओवेरियन इवेंट्स बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी इवेंट्स आते हैं? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द ल्यूटियल फेज। और यूट्रस में जो चेंजेस चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ये मैं अगले दिन आपको समझाऊंगी। मैंने सिर्फ एक हार्मोनल कंट्रोल आपको पढ़ाया था। हार्मोनल कंट्रोल में मैंने बोला था कि आपकी जो हाइपोथैलेमस होती है उससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होती है GnRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है, FSH और LH। FSH आपके फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSH। और फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं मतलब ग्रैन्युलोसा सेल्स है, और अगर ग्रैन्युलोसा सेल्स है मतलब कि वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। और आपकी जो LH होती है वो एक्ट करता है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर, और जब वो ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, जिससे कि ओव्यूलेशन हो जाती है। और जो बच्ची कुची बॉडी है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। ईस्ट्रोजन कहाँ से आया? यानी कि फॉलिकल से आया, ग्रैन्युलोसा सेल से आया। फिर मैंने आपको ये बोला कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम होता है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना। सॉरी फॉर द वॉइस बेटा, मैं बाहर आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना, बट कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी वो सीक्रेट करती है। लास्ट में मैंने तुम्हें एक नेगेटिव फीडबैक वाले कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर ईस्ट्रोजन अकेला मौजूद है ना साइकिल में कहीं, जो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, जो यूजुअली ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, ईस्ट्रोजन अकेला होगा अगर हाई अमाउंट में, तो अकेले वो हमेशा अपनी प्रेजेंस में FSH को भी बढ़ाएगा, LH को भी बढ़ाएगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब भी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, अगर ये दोनों का अमाउंट ज़्यादा है और कंबाइंड है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन अकेला भी, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH, LH और GnRH को। ये हार्मोनल कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, 4 मिनट में आपका भी रिविजन हो गया। साइनिंग ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र। गुड नाइट अपोलो, थैंक यू, बाय बाय।